शाम का वक्त हो रहा था। सेठ जी घूमने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ते दौड़ते जाता है। अरे ओ बिरजू, कहाँ दौड़ कर भाग रहा है? आज दावत पे नहीं खाया क्या? अरे सेठ जी, दावत पे खाया हूँ, इसीलिए तो हगते हगते परेशान हो चुका हूँ। फिर जा रहा हूँ हगने के लिए, पेट खराब हो गया है। चल भाग यहाँ से, खाने से पेट खराब हो गया है, साले को हजम ही नहीं हुआ खाना। सेठ जी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखते हैं खेत के दोनों तरफ सभी कोई बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया? तुम लोग का घर द्वार नहीं है का? सभी कोई आकर यहाँ खेत के साइड में बैठे हो। अरे सेठ जी, क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होगा। आपका दावत खा के पेट खराब जो हो गया है, परेशान हो गया हूँ हगते हगते। सभी का यही हालत हो गया, पूरे गांव का पेट खराब हो गया है। अब जितनी दूर तक जाएंगे सब इंसान ही इंसान दिखेंगे, सब हगते हगते। चल हट, कुछ भी कह रहा है। अरे हाँ सेठ जी, आपने ये क्या खिला दिया? सब हम लोग परेशान हो गए, शौच करते करते हमारी हालत खराब हो गई है। सुबह से यहीं बैठे हैं। अरे हराम की खाओगे तो ऐसा ही होगा ना, कुछ ज्यादा ही खा लिए लगता है। सेठ जी जल्दी से वहाँ से खिसक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अरे कहीं उस मनहूस ने अपना मुंह खोल दिया, मेरा तो टाई टाई फिस हो गया। उससे पहले उसे जाकर कुछ पैसे खिला देना होगा चुप रहने के लिए। सेठ किशनलाल अपने घर को फूलों से सजा रहे थे। तभी उधर से पंडित जी गुजर रहे थे। ये देखकर किशनलाल के नजदीक जाते हैं। अरे किशनलाल जी, क्या बात है, फूलों से पूरे घर को सजा रहे हैं, कोई खुशखबरी है क्या? अरे पंडित जी, नमस्कार नमस्कार। मेरा बेटा शहर से आ रहा है ना, इसीलिए घर को फूलों से सजा रहे हैं। काफी साल बाद आ रहा है, अब वो यहीं रहेगा। बाहर पढ़ाई करता था, पूरा हो गया। ओ ऐसी बात है, तो दावत तो होनी चाहिए। सेठ जी, आपके नसीब में लिखा है, आप अगर गांव में दावत करवाते हैं तो आपकी और ज्यादा उन्नति होगी, ढेर सारे पैसे आने के रास्ते खुलेंगे। तो एक छोटा मोटा दावत करवा दीजिए, आपका अच्छा होगा, आपके भाग्य खुल जाएंगे। क्या ऐसी बात है? मेरे नसीब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ हाँ सेठ जी, वही तो देख रहा हूँ। अब आगे आपकी इच्छा, चलता हूँ मंदिर की ओर, देर हो रही है पूजा में। ये कहते हुए पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं मंदिर की ओर। तभी सेठ जी की बीबी शेठानी घर से बाहर आती है, पंडित जी की आवाज सुन, जो कि काफी कंजूस थी। अरे किशनलाल जी, कोई दावत उवत की जरूरत नहीं है। पंडित बहुत चालाक है, गांव को खिलाना चाहता है, वो भी तुम्हारे पैसे से। नहीं नहीं, मेरा बेटा आ रहा है, बस छोटा मोटा पूजा करवा देंगे, उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे सेठानी, तुम नहीं समझती हो, पंडित सही कह रहा था। दूसरों को खिलाने से भाग्य खुलते हैं। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, सस्ते में अगर गांव में खिला पाऊँ तो तुम घर में रहो, मैं देखता हूँ। देखना, फिर ज्यादा खर्चा मत कर देना। ये कहते हुए शेठानी घर के अंदर चली जाती है और इधर किशनलाल बाजार की ओर। सेठ जी बाजार की ओर जा रहे थे, सामने एक ढाबा दिखता है। वहाँ एक आदमी अपने सर पकड़े रो रहा होता है। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे मनहूस, क्यों रो रहा है, क्या हो गया आज? अरे सेठ जी, अब मैं क्या बताऊँ, बाप माँ ने जैसे नाम रखा मनहूस, वैसे ही मेरी जिंदगी में मनहूसियत छाई हुई है। अब बताएगा भी कि क्या हुआ कि रोता रहेगा? अरे सेठ जी, जैसे मनहूस हूँ उसी प्रकार आज मनहूसियत छा गई। देखिए ना, कितना सारा चिकन बनाया था आज। ढाबे अच्छे से चलेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या हुआ, चिकन में छिपकली गिर गई, सारा चिकन खराब हो गया। अब मैं क्या करूं, सर पकड़ के रो, नहीं तो और क्या करूं सेठ जी, अब सारा चिकन फेंकना पड़ेगा। मुझे तो भारी नुकसान हो गया सेठ जी। इधर सेठ जी मनी मन सोचते हैं, अरे दावत भी देनी है, इसका सारा चिकन में छिपकली गिर गया, फेंकना पड़ेगा। अगर मैं इसे कम पैसे देकर सारा चिकन ले लेता हूँ और दावत में गांव वालों को खिला देता हूँ, दावत की दावत हो जाएगी और मेरे पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। कैसा रहेगा? हाँ हाँ, लेकिन इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा। देखो मनहूस,
मैं तुम्हारा लॉस से तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे और मेरी बात मानोगे तो। कैसे सेठ जी, कैसे? तुम तो ये चिकन फेंकने वाले थे, लेकिन तुम्हें फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितना खर्च लगा है वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। बदले में एक काम करो, इस चिकन को मिलाकर बिरयानी बना दो बढ़िया से। लेकिन सेठ जी, इसमें तो छिपकली गिरे हैं, ये तो जहर हो गया, खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। अरे तुम्हें अपने नुकसान से बचना है कि दूसरों की चिंता करना है? ऐसे भी गांव वाले जानवर हैं, जानवर कुछ भी खा जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी से 3 हंडी बिरयानी बना दो और मेरे घर लेके आओ। आज दावत है, पूरे गांव वालों को खिलाना है। मनहूस ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी पैसे लगे थे वो सेठ जी उसे देने वाले थे। ऊपर से 3 हंडी बिरयानी का भी ऑर्डर था। चलो अब जल्दी बनाने लगो और जल्दी बना के मेरे घर लेके आओ। मैं जाता हूँ बाजार की तरफ थोड़ा सा। फिर सेठ जी बाजार की ओर चले जाते हैं और इधर मनहूस बिरयानी बनाने लगता है। पंडित जी ये बात पूरे गांव में फैला देते हैं कि आज सेठ जी के घर भंडारा होने वाला है। अरे अरे गांव वालों, क्या कर रहे हो? यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हो? अरे पंडित जी, और क्या करे, कोई काम दाम है तो बताइए। अरे काम धाम नहीं है, लेकिन सेठ जी के घर भंडारा हो रहा है। सेठ जी ने सबको बुलाया है, चलो वहाँ पर खाना खाने के लिए। क्या ऐसी बात है? अभी चलता हूँ और भी सबको बोल देता हूँ। हाँ हाँ, सबको बुला के लेके आओ। पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे जाके भी सभी को ये बात बताते हैं। धीरे धीरे ये बात हवा की तरह फैल जाती है पूरे गांव में और सभी गांव वाले चल पड़ते हैं सेठ जी के घर की ओर भंडारा खाने के लिए। अरे चलो चलो जल्दी चलो, वरना खाना खत्म हो जाएगा, फिर भूखे रहना पड़ेगा। जल्दी चलो, भंडारा हो रहा है। सेठ जी का बेटा सुमित ये गांव वाले की भीड़ देखकर थोड़ा हकचका जाता है। अरे पापा, ये सब क्या है, इतने सारे गांव वाले? अरे बेटा, तेरे आने की खुशी में भंडारा रखा है, इसीलिए तो सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। ये ले बिरयानी, सबको एक एक करके बांट दो। हाँ हाँ बेटा, इससे तुम्हारे घर की शांति बनी रहेगी और सेठ जी को भारी फायदा होगा। अरे पंडित, सबके सामने क्या बकवास कर रहा है? चुप रहे बेटा। लो, सबको बांटो एक एक करके। सेठ जी की जय हो। ये लीजिए। सेठ जी की जय हो। ऐसे ही धीरे धीरे सभी गांव वाले एक एक करके आते हैं और सुमित सबको बिरयानी बांटता है। सभी गांव वाले चिकन बिरयानी पाकर काफी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। अरे बेटा, तुम बिरयानी बांटो, हम जरा घर से होके आते हैं। अरे भाग्यवान, चलो जरा अंदर, तुमसे कुछ बात है। फिर सेठ जी और सेठानी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और इधर सुमित सबको बिरयानी बांटने लगता है। धीरे धीरे सभी बिरयानी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बिरयानी का तो काफी अच्छा महक आ रहा है, मुझे भी टेस्ट करके देखना चाहिए कैसा बना है। फिर सुमित भी एक हंडी लेकर बैठ जाता है बिरयानी खाने के लिए। वो भी काफी अच्छे से टेस्ट करता है, उसे काफी पसंद आता है। अरे बहुत बढ़िया बना है बिरयानी, मजा आ गया खा के। गांव के सभी कोई एक जगह बैठकर बिरयानी खाने लगते हैं। अरे सेठ जी तो बड़े दयालु हैं, हमने बेकार में सोचा था कि ऐसे हैं वैसे। देख बिरयानी खिला रहे। अरे चिकन पीस तो और अच्छा है। अरे हाँ हाँ, सही कह रहा है। सभी बैठकर बिरयानी खा रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे। तभी अरे मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा रे, लगता है बड़ी जोर की शौच लगी है। तुम लोग खाओ, मैं जल्दी से आता हूँ वरना यही हो जाएगा। अबे साले को बिरयानी नहीं पची, इसलिए भागा शौच करने के लिए। अरे मेरा ही पेट में दर्द होने लगा, लगता है बड़ी जोर की शौच लगी है। मैं भी आता हूँ। ऐसे सभी को धीरे धीरे शौच लग जाती है, सबका पेट खराब हो जाता है, सभी भागते हैं शौच के लिए। अरे अरे कहाँ जा रही हो इतना दौड़ दौड़ के? अरे लगता है बिरयानी खा के हजम नहीं हुई, इसलिए बड़ी जोर की शौच लग गई है, जा रही हूँ करने के लिए। अरे चल चल जल्दी चल, बात बात में करना वरना यही हो जाएगा। सभी कोई भागते हैं शौच के लिए क्योंकि सबका पेट खराब हो गया था। इधर सेठ जी घर आकर देखता है कि उसका बेटा सोया हुआ है और उसकी माँ बैठकर रो रही होती है। अरे सेठानी,
क्या हो गया, रो क्यों रही हो इतना, और बेटा सोया क्यों है? अरे देखिए दादी, कल से ये शौच कर करके परेशान हो गया है, पूरा शरीर कमजोर हो गया है, लगता है डायरिया जैसा, जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, यहीं से हो जाता है। क्या जो खाया क्या पता। अरे माँ, कुछ नहीं खाया हूँ, कल जो बिरयानी बांट रहे थे ना, उसी में से कुछ बिरयानी खाया था और कुछ नहीं। क्या तू भी वही बिरयानी खाया जो गांव वाले को खिला रहा था? हाँ पापा, उसमें ऐसा क्या था जो ऐसी हालत हो गई है? जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं वो खुद अपना भी बुरा कर जाते हैं, उसे खुद नहीं पता होता है। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद गड्ढा में गिर जाते हैं। सेठ जी ने सोचा कि पूरे गांव को सस्ते में बिरयानी खिला देते हैं, नाम होगा, लेकिन गांव वाले का पेट खराब हो जाता है, साथ साथ उसके बेटे का भी वही हालत हो जाता है जो गांव वालों का हुआ था। अब सेठ जी को समझ आ गया था कि दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना बुरा खुद के साथ भी हो सकता है। शाम का वक्त होते ही रूपा एक गाय में बदल जाती है। अरे अरे अरे, मैं तो फिर से गाय में बदल रही हूँ। अरे 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 अरे। यह है रूपा की सास लता देवी। अरे हाँ हाँ राधा, मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुझे दूध देने का समय हो गया है, अभी आती हूँ बाल्टी लेकर। रूपा की सास बाल्टी लेकर दूध दोने के लिए जाती है, तभी इधर रूपा जो गाय में बदल गई थी वो भागने की कोशिश करती है। अरे सासू माँ, मुझे तो बख्श दो, मैं गाय में बदल गई हूँ। मेरा दूध अगर डेली निकालोगी तो मेरा बच्चा क्या खाएगा, ऐसे मत करो। अरे राधा राधा, किधर भाग रही हो, पहले दूध तो दूध लेने दे, कहाँ जा रही है? रुक रुक, बहुत बदमाश हो गई, पहले तो आराम से शांति से दूध देती थी, अभी कुछ दिनों से तू बहुत बदमाश हो गई है, मुझे तुझे पकड़ना पड़ेगा, रुक अभी देखती हूँ तुझे। फिर लता देवी बाल्टी रखकर रूपा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और रूपा अपने आप को बचाने के लिए फिर अंत तक रूपा पकड़ा जाती है। उसकी सास उसे पकड़कर लेके आती है और एक पेड़ से बांध देती है। अरे राधा, तू काफी बदमाश हो गई है, तुझे मारना पड़ेगा, अब लगता है तुझे यहीं बांध के रखूंगी, अब जल्दी से दूध दे दे। फिर लता देवी दूध निकालने लगती है, कुछ ही समय में दूध निकाल लेती है। अरे राधा, ये क्या, कुछ दिनों से देख रही हूँ तू दूध काफी कम दे रही है, खाने के समय तो खूब खाती है और दूध देने के समय इतना सा देती है, इतने से दूध में क्या होगा? लगता है फिर से मुझे शिव जी के पास मन्नत मांगना पड़ेगा तेरे लिए। लता देवी फिर वहाँ से दूध लेकर चली जाती है और इधर रूपा जो गाय में बदल चुकी थी वो एक पेड़ से बंधी रह जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, पूरा रात यही बिताना पड़ेगा। अब मैं अपनी सास को भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरी आवाज सुन भी नहीं सकती है। अब तुम पूरी रात ऐसे ही बीतेगी। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा फिर से इंसान में बदल जाती है। वो जल्दी से अपने रस्सियां खोलकर घर के अंदर चली जाती है अपने बच्चे के पास। मुन्ना काफी रो रहा होता है। अरे मुन्ना, चुप हो जा, मुन्ना चुप हो जा, और कितना रोएगा, चुप हो जा, तेरी माँ आ गई। बच्चे की रोने की आवाज सुन रूपा की सास लता देवी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, बच्चा इतना रो रहा है, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिला तब तो चुप होगा। ऐसे ही चुप करवाने से चुप थोड़ा होता है, ये भी तो समझ कि बच्चे को भूख लगी है। रूपा मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, सारा दूध तो कल आपने निकाल लिया, तो अब मैं इस बच्चे को कहाँ से दूध पिलाऊं? अरे बहू, क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या बात? जल्दी से उसे दूध पिला, तब वो चुप होगा। मैं जा रही हूँ पूजा करने। लता देवी वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं इसे दूध कहाँ से पिलाऊं? दूध बनेगा तब तो, ये सिलसिला कब खत्म होगा क्या पता। आखिर रूपा शाम होते ही गाय में क्यों बदल जाती है, जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले। एक रोज रमेश रूपा के साथ मंदिर में शादी करके उसे घर लेके आता है। रूपा थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालात की थी। माँ कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। रमेश की माँ लता देवी रमेश की आवाज सुन जल्दी जल्दी से रमेश के पास आती है और देखती है। अरे बेटा, ये कौन है, गले में माला डाले, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? अरे हाँ माँ, मैंने शादी करके इसे लेके आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
कितनी खूबसूरत बहू लाया है। 1 मिनट रुक, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। बहू की आरती करके घर लेके जाऊंगी। फिर लता देवी घर के अंदर जाती है आरती की थाली लेने के लिए। अरे रमेश, काफी धूप लग रही है, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, घर के अंदर चलो। अरे रूपा 2 मिनट रुक जाओ, माँ आ रही है आरती की थाली लेके। माँ आरती करेगी फिर हम लोग अंदर चलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, काफी गर्मी लग रही है, तुम्हें रुकना है तो तुम रुको। ये कहते हुए रूपा घर के अंदर की ओर चली जाती है। दूसरी सुबह रमेश और रूपा दोनों कमरे में बैठे हुए थे। तभी रमेश कहता है, अरे रूपा सुबह हो गई है, 1 कप चाय पीने का मन कर रहा है, जाओ ना बना के लेके आओ। अरे रमेश, पागल हो गए हो क्या? मैं चाय बनाने जाऊं उस चूल्हे के पास? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा रंग काला हो जाएगा। मैं अभी माँ जी से कहती हूँ। माँ जी। तभी लता देवी भी वहाँ आ जाती है चाय लेकर। अरे बहू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गई, देखो तुम लोगों के लिए चाय लेकर, ये लो चाय पी लो। अरे माँ, तुम क्यों चाय बनाने गई? ये रूपा भी तो बना सकती थी, धीरे धीरे तो सीखना पड़ेगा सब कुछ। अरे बेटा, अभी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक सीख जाएगी। फिर लता देवी दोनों को चाय देती है। अरे माँ, रूपा तुम लोग एक साथ मिल गई, अच्छा है। मैं वो कह रहा था कि मुझे एक काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना है। मैं कुछ दिन बाद ही आऊँगा, कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है शहर के बाहर, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे और वहीं रहना पड़ेगा। अब हर रोज तो आ जा नहीं सकता, इसीलिए वहीं रुकूंगा भी। अरे बेटा, अभी अभी शादी हुई है और अभी चला जाएगा? क्या करूँ माँ, काम है ना, देखना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ रूपा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक रोज रूपा खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे रूपा बहू, ये जो खाना रखा हुआ है जाके राधा को दे देना, वो भूखी है कब से, वो भी प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए। ये कहते हुए लता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रूपा वो गाय का भूसा लेकर जाती है राधा के पास। अरे कितना खाएगी, दिन भर तो खाते रहती है, दूध तो देती नहीं है, दिन भर सिर्फ खाना है, ऊपर से प्रेग्नेंट और एक को लेके आ रही है, अब दोनों मिलकर खाना चबाना। रूपा राधा को देख नहीं पाती थी क्योंकि उसे गाय पसंद नहीं थी। रूपा राधा के सामने वो टोकरी फेंक कर उसे खाना देती है। राधा को गुस्सा लगता है और वो खाना नहीं खाती है और टोकरी को लात मारकर गिरा देती है। राधा खाना नहीं खाती है, इस गुस्से से रूपा राधा को और खाना नहीं देती है। और दिखा गुस्सा, 2 दिन खाना नहीं दूंगी तो सुधर जाएगी, बड़ी बदमाश हो गई है तू। अब भूख, तब समझ में आएगा, भूख लगेगी तब। राधा टोकरी को हटा देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। रात का समय हो रहा था। राधा काफी चिल्ला रही थी, भूख से परेशान थी। राधा की आवाज सुन लता देवी अपनी बहू रूपा के पास आती है। अरे बहू, देखना राधा क्यों चिल्ला रही है इतना, कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ, आप रुकिए, मैं अभी चुप करवा के आती हूँ। फिर रूपा जाती है राधा के पास। राधा भूख से परेशान थी, वो इसलिए चिल्ला रही थी काफी। रूपा राधा को 2 रोज से खाना भी नहीं दी थी। अरे राधा क्यों चिल्ला रही है? तब से मेरा नींद हराम करके रखी है, 2 दिनों से भूखी रखी हूँ, अब समझ में आया? राधा तब भी नहीं रुकती है और जोर जोर से आवाज करती है। रूपा को ये देख काफी गुस्सा आता है। अरे राधा, तू ऐसे नहीं रुकेगी, रुक, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तू समझेगी। फिर रूपा इधर उधर देखती है, सामने उसके एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ था। वो डंडा उठाती है और राधा को उस डंडे से मारती है। मारते मारते जोर से राधा के पेट में लग जाता है। राधा दर्द से कराहने लगती है, छटपट करने लगती है और नीचे गिर पड़ती है। अब समझ में आया चिल्लाने का? अब चुपचाप यहीं पे सो जा और नहीं तो मर, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, चिल्लाना मत अब। रूपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन इधर राधा के पेट में काफी दर्द होने लगा था क्योंकि राधा के पेट में बच्चा जो था वो छटपट करती है पूरी रात। हे ऊपर वाले, इस तरह से इसने मेरी हालत की, मेरे बच्चे को ऐसे ही मार दिया, आप इसे सबक जरूर सिखाना। ये एक माँ का श्राप है कि ये भी अपने बच्चे के लिए तड़पे। गाय माँ राधा ये कहते हुए वहीं पर दम तोड़ देती है, लेकिन जाते जाते रूपा को श्राप दे जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा की नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है कि राधा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये देखकर रूपा थोड़ी सी घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया, राधा मर गई
अब क्या होगा? माँ जी को पता चल गया तो माँ जी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। जल्दी से कुछ करती हूँ। फिर रूपा जल्दी से गांव के ही 2 आदमी को बुलाती है और राधा को ले जाने के लिए कहती है। वो दोनों आदमी राधा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। चलो अब अच्छा है, राधा नहीं है। अब माँ जी पूछेगी तो मैं कह दूंगी कि नहीं पता, रात को रस्सी खोल के कहीं चली गई होगी, आ जाएगी शाम तक। शाम का वक्त हो रहा था। अरे बहू, अभी तक राधा नहीं आई, जरा देखना इधर उधर है क्या, कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ माँ जी, देख रही हूँ। अरे राधा रहेगी तब तो आएगी, वो तो ऊपर वाले के पास पहुँच गई है। तभी अचानक से रूपा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में अजीब सा लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ ही समय में राधा एक गाय में बदल जाती है। मरते हुए गाय माँ ने जो श्राप दी थी वो श्राप काम कर जाता है। तभी रूपा की सास वहाँ आती है। अरे रूपा, देखी राधा का। अरे राधा, तू आ गई, कहाँ गई थी? राधा को देखकर लता देवी खुश हो जाती है, लेकिन लता देवी को क्या पता था ये रूपा ही है जो एक गाय में परिवर्तन हो गई है। कुछ दिनों के बाद रूपा एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से रूपा एवं उसकी सास काफी खुश होती है। अरे बहू, ये बच्चा आने से खुशी तो हुई, लेकिन बेटा रमेश भी यहाँ होता तो कितना खुश होता। हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि 1-2 महीने में काम खत्म करके वो आ जाएंगे, अब यही रहेंगे, अब जाना नहीं पड़ेगा उन्हें। चलो अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हर रोज यही होता है। दिन भर रूपा इंसान के रूप में तो रहती है, लेकिन शाम होते ही रूपा एक गाय में बदल जाती है। ऐसे दिन बीतने लगता है। एक शाम लता देवी दूध निकालने के लिए राधा को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि रूपा अचानक से एक गाय में बदल रही है और कुछ ही समय में वो एक गाय में बदल जाती है। लता देवी जल्दी से जाती है। अरे बहू, ये क्या हो गया? बहू बहू, तू गाय में बदल गई कैसे? बहू बहू। लता देवी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उस गाय के पास ही बैठे रहती है और इंतजार करती है। फिर धीरे धीरे रात बीतती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो गाय फिर से रूपा का रूप ले लेती है। अरे बहू, रूपा तू फिर से इंसान बन गई, तू कैसे गाय बन गई थी, क्या हुआ था? फिर रूपा अपनी सास को सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसने राधा पर अत्याचार की थी, जिस कारण राधा ने उसे श्राप दिया और वो गाय बन गई थी। अरे रूपा बहू, हम भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, वहाँ जाकर माफी मांगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह रूपा अपनी सास के साथ भोलेनाथ के मंदिर आ जाती है और भोलेनाथ के सामने माथा टेकती है और अपने कर्मों की माफी मांगती है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब इसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है। कितने दिनों से मैं हर रात गाय बन के आ रही हूँ, अपने बच्चे से दूर रहती हूँ। अब मुझे पता चला अपने बच्चे को भूखा रखकर कैसा लगता है, माफ कर दे अब मुझे। हाँ भोलेनाथ, मेरी बहू को माफ कर दे, मेरे सारे अच्छे कर्म ले ले, लेकिन मेरी बहू को पहले जैसा ठीक कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ के सामने सास बहू दोनों काफी माथा टेकते हैं और माफी मांगते हैं। शाम का वक्त हो चला था। सास बहू दोनों एक ही कमरे में थी। रूपा अपने बच्चे को गोदी लेके थी। तभी कहती है अपनी सास से, माँ जी, ये लीजिए, मुन्ने को पकड़िए, अब वक्त हो चला है, मैं फिर से गाय बन जाऊंगी। मुन्ने को अपनी सास को दे देती है और इंतजार करने लगती है गाय बनने का। समय बीत जाता है, लेकिन आज रूपा और गाय नहीं बनती है। अरे माँ जी, हर रोज मैं इस वक्त तो गाय बन जाती थी, लेकिन आज क्यों नहीं? अरे बहू, लगता है भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, तेरा श्राप वापस ले लिए, तुझे फिर से माफ कर दिए। अब बहू कोई ऐसी गलती मत करना। जय हो भोलेनाथ की, जय हो। जय हो भोलेनाथ, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं अपने बच्चे के साथ रुक सकते हूँ रात में भी। बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। रूपा को तो भोलेनाथ ने माफ कर दी, सजा तो रूपा को भी मिली। उसे सबक तो मिल गई कि अपने बच्चे से दूर रहने का दुख क्या होता है। वो हर रात गाय बन जाती थी और उसका बच्चा रोता रहता था, लेकिन वो अपने बच्चे के पास भी नहीं जा पाती थी। आज
उसकी सजा तो पूरी हो गई और उसे समझ में अभी आ गया था कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है।